चलिए, बाकी माइक म्यूट कर लीजिए, कैमरे ऑन कर लीजिए, मुझे पिन कर लीजिए। आप लोग को सबको दिख रही हूँ मैं, थम्स अप करके मुझे बताएं। ओके, है ना। सी देखिए, आप लोग ने जो रितु जी ने फर्स्ट एक्सरसाइज कराई, वो आप क्या कराई कि दोनों हाथ सामने करके और इनको ऐसे मोड़ना है, और सेकंड ये कराई, राइट। अभी सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज उन्होंने कराई हैं, और दोनों में ही आप लोगों के मतलब 95 लोगों के शोल्डर पोजीशन रॉन्ग थे, ठीक है। क्योंकि आपने कैसे ओपन किए हुए थे, सभी को मेरे शोल्डर दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है। जब रितु जी ने बोला कि हाथ सामने की ओर फैलाइए, तो सभी ने ये हाथ फैला लिए, राइट। बताएं थम्स अप करके, सभी ने ऐसे फैलाए कि चेंज किया कुछ? लगभग 90% लोगों ने यही फैलाए थे। और उसमें आपने क्या किया, जैसे ये हाथ फैलाए तो फील कीजिए ये चेस्ट आपका बंद हो गया है, ऐसा अंदर की तरफ श्रिंक हो गया है, फील किया? सिर्फ थम्स अप करके बताते जाएं तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। 1 मिनट मैं एडमिट कर लूं, काफी लोग यहाँ पर हो गए हैं। राइट। तो अब ये जो पोजीशन है यही गलत है। हम इसमें बोलते हैं कि इनहेल करते हुए फिंगर्स को स्प्रेड करें, एक्सेल करते हुए टाइट करें। तो ऐसे में इनहेल कहाँ होगा? ये तो ऐसा हो गया कि जैसे एक बैलून को आपने ऐसे दबा लिया दोनों हथेली के बीच में, और फिर बोला उसमें हवा भरूं, तो क्या उसका फैलना पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये गलत है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 99% लोग यही करते हैं, मैक्सिमम। यहाँ पर हमको करना क्या है कि जब हम हाथों को सामने फैलाते हैं तो ये इस तरह से नहीं फैलाना है। शायद इसके कारण क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना आप लोग को, कि दिख रहा है? इसमें शोल्डर क्लियर दिखेंगे आप। देखिए, ये हमारे हाथ है, ऐसे रखे, ये फैला, ये चेस्ट अंदर की तरफ आ गया, ये शोल्डर अंदर की तरफ आ गए, रिब्स अंदर की तरफ आ गए। ये गलत है। हमें करना क्या है कि इस तरह से हाथ को रखना है, इसको रोल बैक करना है, यहां पर रोक देना है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन में है, और इनको यही मैनेज रखते हुए ये पोजीशन करनी। तो देखिए, ये चेस्ट पूरा ओपन है। ये चीज जो ऐसी हो रही थी, ये जो कंधे सामने आ रहे थे, वो नहीं हो रहा है। फील किया आप लोगों ने? करके देखें एक बार। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक आप क्या कर रहे थे कि जब आप हाथों को सामने फैला रहे थे तो आपकी पोजीशन कैसे हो रही थी? एक तो ये देखिए, ये पूरे कर्व दिख रहे हैं आपको, शोल्डर, चेस्ट बंद दिख रहा है, चिन डाउन, ये पोजीशन में आप कर रहे थे एक्सरसाइज। तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो एक बार आपने जैसे किया वो तो आप फील कर चुके हैं। अब इसको सही ढंग से करिए, शोल्डर को पूरा रोल बैक करिए और नीचे की तरफ खींचिए। आपकी ये गर्दन क्लियर दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि गर्दन गायब ही हो जाए, ये क्लियर दिखे। अब उसी पोजीशन में हाथ को खोलें और फिर हाथों की मुट्ठी बांधें, टाइट करें, मैक्सिमम टाइट, कि आपके ये पूरे मसल्स एंगेज होने चाहिए। और अब इसे खोलें, जब खोलें तो आपके ये जो वैली पोर्शन है ये पूरा एंगेज होना चाहिए। हो रहा है? तो ये इसको करने का सही तरीका है, ठीक है। गॉट इट? थैंक यू। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, प्राणायाम पर, राइट। लास्ट टाइम हमने मंत्र योग या मंत्र चैंटिंग पर काम किया था। अब आज हम सीखेंगे सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ही प्राणायाम के स्टेप हैं, कि उनको हम कई स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप, उसमें जब हमको सिद्धि मिल गई तो सेकंड स्टेप, उसमें जब सिद्धि मिल गई तो थर्ड स्टेप, ऐसे करके ये स्टेप में करते हैं। तो जो नाड़ी शोधन से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम में। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप लोग मुझे पिन कर लीजिए, क्योंकि मैं पिन करूंगी तो फिर आप लोग नहीं दिखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले प्राणायाम में बैठना कैसे है? तो प्राणायाम में हमको कोई ना कोई मेडिटेटिव पोस्चर में ही बैठना रहता है। ठीक है, मेडिटेटिव पोस्चर्स कौन से होते हैं आप लोग को लास्ट टाइम हम बता चुके हैं। 4 पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, निधि जी कुछ बोल रही क्या? प्लीज माइक को म्यूट रखें अगर आप कुछ बोल रहे हैं। निधि जी माइक को म्यूट कर लें प्लीज। तो ये जो चारों पोस्चर में से एक कोई पोस्चर आपको लेना है। तो आप कोशिश करें अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, कोई भी एक पोस्चर लेने का। इन पोस्चर में एक खासियत ये होती है कि एक तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सेकंड प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब आप ये पोस्चर अडॉप्ट करते हैं तो आप स्पाइन को बेंड करके देखिए, आप नहीं कर पाते हैं। ऑटोमेटिक वो स्ट्रेट पोजीशन में रहती है। करके देखें, झुक के देखें, थोड़ा मुश्किल होता है बैठना। ठीक है, और ये दोनों ही सिचुएशन जो है प्राणायाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हम थर्ड पोजीशन आते हैं, दोनों हाथ। तो दोनों हाथों को हमको किसी एक गेस्चर को अडॉप्ट करना है। ज्यादातर ध्यान मुद्रा को किया जाता है, क्योंकि ध्यान मुद्रा क्या है, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो इसीलिए ज्यादातर जो है हम इसमें ध्यान मुद्रा को ही लेते हैं। और ध्यान मुद्रा का मतलब क्या है कि हमारे जो 5 उंगलियां हैं, इसकी फर्स्ट फिंगर के टिप को थंब के टिप से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ये ज्वाइन कैसे करना है? कई लोग जब ये मुद्रा लगाते हैं तो इस तरह से नेल्स को पकड़ लेते हैं, ऐसे या ऐसे नहीं, टिप आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। ठीक है, और जब टिप आपके आपस में ज्वाइन रहेंगे, अब यहाँ पर प्रेशर कितना रखना है, ना ही इसको बहुत ऐसे दबा के रखना है और ना ही इतना कम रखना है कि आपको फील ही ना हो कि कुछ टच हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर जो प्रेशर है वो सिर्फ इतना रखना है कि आपको फील हो दोनों टिप को टच होने को। बची हुई जो 3 उंगलियां हैं उनको खींच के नहीं रखना, उनको स्लाइटली राउंडेड जैसे नॉर्मल शेप में रहती हैं वैसे ही रखना है। तो ये ध्यान मुद्रा हो गई। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा पे रखेंगे। अब हम दोनों हाथों को ऐसे सीधे घुटने पे रखते हैं ध्यान मुद्रा में। ये सही पोजीशन तो यही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम ऐसे सीधे रखते हैं ना तो ये हमारे शोल्डर फिर राउंडेड हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है कि जो दोनों हाथ घुटने पे रखे, उसके बाद कोहनी मोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, लेके जाएं, कोहनी को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं। देखिए शोल्डर पूरा ओपन हो गया, चेस्ट ओपन है। थम्स अप करके बता दे मुझे आप फील कर पा रहे हैं। ठीक है, एथेंटिक पोजीशन वही है कि जो आप हाथों को सीधा रख के बैठते हैं, लेकिन आज की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हाथ को, एल्बोज को थोड़ा सा बैक लेके जाना। अब इसके बाद हमको अपनी चिन देखना है। आपका जो हेड पोर्शन है ये अलाइंड होना चाहिए। मोस्टली हम ऐसे झुक के बैठते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा अप और पीछे। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जब शुरुआत आप करें तो वॉल के सपोर्ट से करें। तो वॉल के सपोर्ट्स में आपके बटक्स के पीछे कोई गैप ना हो, पेल्विक कंप्लीटली फ्लोर वॉल से टच हो, आपके शोल्डर वॉल से टच हो, आपके आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे वाला जो पॉइंट है वो वॉल से टच हो। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी अलाइंड है कि नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, कुसुम जी लेफ्ट साइड सिर को शिफ्ट कीजिए। ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप मेरे सिर को? स्लाइडली जो है वो राइट साइड को झुका हुआ है और ज्यादातर लोगों का राइट साइड ही होता है। तो इसे आपको सेंटर में करना है। और जब हमारी हैबिट हो जाती है ना कि जैसे हम हल्का सा राइट साइड ऐसे बैंड करके बैठते तो हमको वही अलाइंड लगता है। जब हम उसको लेफ्ट साइड सेंटर में कराएंगे तो फिर आपको लगा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो आप फ्लोर से दीवार पर एक लंबी लाइन खींचे। ठीक है, और जहां आपका सिर आ रहा है ये पोर्शन, इसके पीछे वाला जो
पॉइंट है वहां पर एक टेप या कुछ ऐसा थोड़ा सा टेप के अंदर कुछ पेपर रख के चिपका दें कि वो पॉइंट आपको समझ में आए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप बैठेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हम जब प्राणायाम के लिए राइट हैंड से करें तो हमेशा, अब जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर मुद्रा लेते हैं प्राणायाम के लिए। वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो राइट थंब होता है उससे हम राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जो हमारी रिंग फिंगर होती है थर्ड, इससे हम लेफ्ट को ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। बीच की जो ये दो उंगलियां हैं, इन्हें या तो हम इस तरह से आज्ञा चक्र पर रख लें, और आज्ञा चक्र पर रखना सबसे कंफर्टेबल होता है वैसे तो, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए आज्ञा चक्र पर हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम इनको इस तरह से मोड़ सकते हैं। या तो ये पोजीशन होती है या ये पोजीशन, ये दो पोजीशन होती हैं आपके हाथों की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा काम है, ये हमने पोजीशन भी ले ली। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। तो प्राणायाम में जब तक कि कोई स्पष्ट आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि साउंड होना चाहिए, जैसे हम उज्जाई प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, इनमें हम बोलते हैं कि साउंड क्रिएट करो। तो जब तक इस कोई भी इंस्ट्रक्शन ना हो कि साउंड क्रिएट करना है, तब तक आपको कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करना है। आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही धीमी, गहरी और लंबी होनी चाहिए। मतलब जब आप ब्रीद लें तो जितने लंबे समय में ब्रीथ को इन कर सकते हैं उतने लंबे समय में करें, और वो साउंडलेस हो, मतलब उसकी आवाज आपको भी ना सुनाई पड़े, और उसको फिर होल्ड करें। ये फर्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं। उसको होल्ड करें जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर उतने ही धीरे एक्सेल करें, और कोशिश करें कि काउंटिंग करते हुए करें। तो सपोज आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया है तो आपको उसी स्पीड में 20 काउंटिंग तक एक्सेल करना है, मतलब इनहेल से डबल एक्सेल। मोस्टली कॉमन मैन का क्या होता है कि इनहेल अधिक होता है, जैसे 10 इनहेल है तो 5 एक्सेल होता है। तो ये जो ऑर्डर है इसको हमको रिवर्स करना है कि इनहेल से डबल एक्सेल, और फिर फाइनल जो हमारी पोजीशन उसमें क्या होगा, इनहेल, इनहेल से डबल एक्सेल, और एक्सेल से डबल होल्ड। मतलब यदि आप 1 सेकंड इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 सेकंड होल्ड करना है और 2 सेकंड एक्सेल करना है। लेकिन स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है कि शुरू से हम इस पोजीशन को ला सकें, बरसों निकल जाते हैं इस पोजीशन तक आने में। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है कि अपने दोनों इनहेल और एक्सेल को इक्वल करना है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। और फर्स्ट स्टेप में चूंकि हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बैलेंस नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम को बैलेंस करने का, सिंपैथेटिक को पहले, फिर पैरासिम्पैथेटिक को। तो ये बैलेंस कैसे करते हैं कि हम नाड़ी शोधन के फर्स्ट राउंड में आते हैं। तो सपोज हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, होल्ड किया, और लेफ्ट से ही एक्सेल किया। क्लियर? क्योंकि ये देखिए ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है या टेक्निक होती है, ये बहुत अधिक इफेक्टिव होती है। मतलब ये इतनी इफेक्टिव होती है कि जो आप फिजिकल करते हैं ना उससे अधिक इफेक्टिव ये होती है। लेकिन इनके लॉसेस भी उतने होते हैं अगर आप गलत करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है कि पहले अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है। तो अभी हम इसको फॉलो करेंगे। 3 टाइम पहले लेफ्ट से करेंगे, फिर सेम एक्सरसाइज 3 टाइम राइट से करेंगे। तो आप लोग इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग सब योग के हैं, तो आप लोग को सभी को इस चीज की जानकारी है। फिर भी कोशिश करें कि इंस्ट्रक्शन के साथ करें तो बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। सेकंड ये ध्यान रखें, जैसे अभी हम 3 राउंड करेंगे, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो सबकी काउंटिंग डिफरेंट होगी।
मान लीजिए कोई 10 तक इनहेल, 20 तक एक्सेल कर पा रहा, कोई 5 तक इनहेल, 10 तक। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप करेंगे इक्वल करने का। तो जो थर्ड में आपका रेशो आएगा, वैसे तो हम 5 का मानते हैं, लेकिन अभी हम 3 टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने पहली बार मान लीजिए 10 इनहेल किया, 10 एक्सेल किया, फिर दूसरी बार करेंगे तो उसमें थोड़ा और एफर्ट ज्यादा लगेगा, तीसरी बार करेंगे तो और एफर्ट लगेगा। ठीक है। तो जो लास्ट राउंड में आपका जो नंबर आता है वो आपका स्केल होता है, फिर उससे आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है। तो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। अब जब तक मैं नहीं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, आपको आईज ओपन नहीं करना है, आंखें बंद ही रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूं और आप लोगों के सभी के कान खुले हुए हैं उसको सुनने के लिए। तो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनने हैं और उन्हें फॉलो करना है। धीमी गहरी लंबी सांस लें दोनों नॉस्ट्रिल से, और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली डबल टाइम तक उस ब्रीदिंग को आउट करने की कोशिश करें। 3 ब्रीदिंग्स करें। जितनी धीमी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं लें, और लिप्स को राउंडेड करते हुए कोशिश करें कि धीमी गति से आप उस ब्रीथ को आउट करते जाएं, एक्सेल करते जाएं। और जब आपके 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं, तो आप ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। ये हमारा नाड़ी शोधन का फर्स्ट स्टेप है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर। तो अपने राइट हैंड को उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, लेफ्ट से धीमी गहरी लंबी सांस लें। संगीता जी, गर्दन को आपने राइट साइड बेंड कर लिया है। वंदना जी, संगीता जी, कुसुम जी, सिर को बीच में रखें। धीमी गहरी लंबी सांस लें काउंटिंग करते हुए। श्वास को रोकें यथाशक्ति और कोशिश करें कि सेम काउंटिंग तक श्वास को छोड़ें। 3 टाइम्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करें। अगर थर्ड राउंड में नंबर कम होता है तो उसको आप अपना स्केल मान के चलें। मान लीजिए आप 10 काउंटिंग से शुरू करते हैं और थर्ड राउंड तक 8 काउंटिंग में आ जाते हैं, तो आप 8 को अपना स्केल मान के चलें। डॉली जी, सिर सामने की तरफ झुकाए हैं, थोड़ा सा पीछे कीजिए, चिन अप कीजिए। प्रियंका जी, आपका बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। दीप्ति जी, आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है। वंदना जी, आपका सिर अभी भी राइट साइड झुका हुआ है। बिंदु जी, आपका बहुत अच्छा पोस्चर अलाइंड आ रहा है। छाया जी, आपका सिर सामने की तरफ झुका हुआ है। अनीता जी, आपका सिर भी सामने की तरफ झुका हुआ है, उसे मैनेज करें। और जब 3 राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो जाए तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर 3 राउंड राइट से करें। डॉली जी, राइट साइड सिर झुका रहे हैं, थोड़ा सा उसको बीच में कर लें। माधवी जी, ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो आप अपने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करें कि आप मुझे क्लियर दिखें। एक्चुअली आप मुझे दिख नहीं रही हैं क्लियर। गुड। नीतू जी, आपका भी बहुत अच्छा आ रहा है। छाया जी, अभी आपका परफेक्ट है। और जब दोनों नॉस्ट्रिल से हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, आंखें बंद ही रखें। यहाँ हमारा सेकेंड स्टेप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप पे आपको
फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। बीच में आंखें नहीं खोलें, नहीं तो आप पूरी एनर्जी ड्रेन कर देंगे जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स को खत्म कर देंगे। चलिए फिर से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट से डीप इनहेल, कुछ सेकंड दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करें, फिर राइट को ओपन करते हुए कंप्लीटली एक्सेल करें। हर बार आपको लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सेल करना है। 3 राउंड्स करें। संगीता जी सिर आपने फिर राइट साइड झुका लिया है, सीधा करें। वंदना जी आपका भी सिर राइट साइड झुका हुआ है। अनीता जी आपने ना टर्न किया हुआ है राइट साइड, बेंड नहीं किया, टर्न किया। आप अपनी नोज को थोड़ा फ्रंट में लाए, सामने की तरफ। 3 राउंड जब ये हो जाएं तो जस्ट इसके अपोजिट करें कि राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। प्रियंका जी थोड़ा सा चिन अप करें और जब दोनों नॉस्ट्रिल से हो जाए तो वापस नीचे आ जाएं। ये हमारा 3rd स्टेप था। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, आंखें बंद ही रखें। अब हम यहाँ से आते हैं 4th स्टेप पर। एक बार फिर से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से डीप इनहेल, डीप एंड स्लो इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करें। राइट को ओपन करते हुए डबल टाइम या सेम टाइम कंप्लीटली एक्सेल। अब राइट से ही इनहेल करें, दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट को ओपन करते हुए एक्सेल। ये एक राउंड हुआ। अब लेफ्ट से ही इनहेल करते हुए सेकेंड राउंड को शुरू करें। ये भी 3 राउंड्स करें। और जब दोनों नॉस्ट्रिल से कंप्लीट हो जाएं आपके 3 राउंड तो दोनों पाम्स को रब करें। प्रियंका जी चिन अप करें। सुन जी फिर राइट साइड झुका लिया है सिर आपने। खुद माधुरी जी आपका बहुत अच्छा आ रहा है। अब आपने कैमरा भी बहुत अच्छा सेट कर लिया, वेरी गुड। आईज ओपन कर लें, दिन का कंप्लीट हो गया है। अच्छा अभी हमने ये सिर्फ थोड़ी सी देर प्राणायाम किया। किस किस को ऐसा लग रहा है कि मन बहुत शांत हो गया है? थम्स अप करके बताएं। इवन ऐसा लगता है कि कुछ देर तक तो कुछ बात भी ना करनी पड़े। तो ये जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये इसके 4 स्टेप हुए। अब ये 4 स्टेप हमने शुरुआत में तो कैसे किए? दोनों इनहेल एक्सेल को इक्वल रखते हुए। जब ये हमारे इक्वल मैनेज हो गए तब हमने क्या किया? जो हम होल्ड कर रहे हैं उसको भी इक्वल करने की कोशिश की। कि मान लीजिए हम 10 टाइम तक इनहेल कर रहे हैं, 10 तक होल्ड करें,
और फिर 10 तक ही एक्सेल करें, राइट। ये हमारा जब कम से कम 10 मैनेज हो जाए, कम से कम, यदि आपको उससे कम आ रहा है तो पहले उसको 10 तक लेकर आए। जब ये 10 तक मैनेज हो जाता है तो अब हम कोशिश क्या करें कि इनहेल तो 12 ही करें, 10 ही करें, होल्ड भी 10 करें, लेकिन एक्सेल 12 करें। ये हमको स्टेप वाइज स्टेप ग्रेजुअली बढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही दिन में, जैसे एक वीक तक हमने एक ही टाइप का किया, नेक्स्ट वीक 2 बढ़ाते गए, फिर उसके नेक्स्ट वीक 2 प्लस किया, तो ऐसे करते करते हमको कहाँ तक आना है, 20 तक, कि आपने 10 इनहेल किया, 10 होल्ड किया और 20 एक्सेल किया। ठीक है, जब ये आपका मैनेज हो गया तब आपको क्या बढ़ाना है, फिर 10 इनहेल, 12 होल्ड, 20 एक्सेल। अब ऐसा करते करते तक जो होल्डिंग है उसको पहले कहाँ तक लाएंगे, 20 तक, फिर 30 तक और फिर 40 तक। सो दैट आपका क्या हो गया, 10 इनहेल, 40 होल्ड, 20 एक्सेल। अब जब ये वाला रेशो हमारा मैनेज हो गया, मतलब ये यहां तक आने में हमको शायद साल भर से ऊपर लग जाएगा, 1 साल से। ठीक है, अब जब ये रेशो मैनेज हो गया तब हमको इनको बढ़ाना है, जो हम 10 इनहेल कर रहे हैं, बाकी चीजें उसी रेशो में बढ़ती जाएंगी। इसको हमको 12 करना है, तो ये होल्ड क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, एक्सेल क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसको हमको लाना है 16 तक, 16, 64, 32, ये हमारा फाइनल टारगेट रहता है। ये शायद आपको 4 से 5 साल यहाँ तक आने में लग जाएंगे। और जब ये मैनेज हो गया तब हमको जो हम एक्सेल के बाद हम जो इनहेल कर रहे थे उन दोनों के बीच में भी होल्ड करना है। तो हमको 16, 64, 32, अब ये वाला जो होल्ड है इसको धीरे धीरे शुरू करना। मान लीजिए 10 से शुरू किया या जो भी, लेकिन इसको लाना कहाँ तक है, 64 तक। मतलब जो फाइनल रेशो आपका आता है वो 1424 का रेशो आपका फाइनल आएगा। और हो सकता है शायद इस जन्म में कर पाए, क्योंकि हमको सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है यहाँ तक का लाने का रेशो। बिंदु जी ने काफी देर से हैंड रेस किया, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ले लें, फिर नेक्स्ट प्राणायाम पे हम आते हैं। जैसे कि मैं पहले हूँ, पर मुझे एक्सेल के बाद एकदम एकदम तेजी से जैसे वो रुकती हो ना एक्सेल में चुंबक लगा कर, फिर मुझसे रुका नहीं जाता ज्यादा देर, तभी मुझे ब्रीथ लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये धीरे धीरे होगा, एकदम होगा भी नहीं। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे ही एफर्ट करना पड़ेगा कि पहले सिर्फ दोनों को बैलेंस किया सेम में, फिर सिर्फ एक्सेल बढ़ाया। तो ये स्टेप वाइज स्टेप का, मतलब जो मैं लास्ट स्टेप बोल रही हूँ वहां तक पहुंचने में हो सकता है आपको 10 ईयर भी लग जाए। मैं 1 के रेशो पे करती हूँ। हाँ, और ये स्केल भी सबका अलग अलग होगा, है ना। जैसे किसी का 10 से शुरू होगा तो किसी का 5 से ही हो जाएगा, तो किसी का हो सकता है 12 से हो। तो इसमें आपको कैसे लेना है कि जो अभी हमने स्टेप किए ये आपको 5 साइकिल्स करना है। तो आप लोग ने फील किया होगा कि 1 में जितना आप इजीली कर रहे थे, 2 में थोड़ा टफ हो रहा था, 3 में थोड़ा और टफ, तो 5th में जो स्केल आता है आपका, मान लीजिए आपने 10 से शुरू किया लेकिन 5th तक आते आते आप 8 पर ही रुक गए कि 8 इनहेल और 8 एक्सेल कर पा रहे, तो आपका स्केल 8 होगा। और आपको फिर 8 में +2 करते हुए धीरे धीरे हर वीक आगे बढ़ना है। तो जब इस वे में आप इसको करेंगे प्राणायाम को, तब ये आपके लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। वेलकम। डॉली जी। मैम मुझे है ना कम वाली प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जब होल्ड करती हूँ ना तो 10 काउंट तक मेरा पहुंच ही नहीं पाता। मतलब मैंने ट्राई किया है पहले, पर जैसे मैं मन में काउंटिंग करूंगी तो वो 7, 8, और जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में हो जाता है, फिर जब हम ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करवा रहे थे ना तो मेरा कम हो रहा था। बिल्कुल, वो कम ही होगा, तो हमको जो सबसे कम नंबर है उसी को लेके चलना है। और शुरू में होल्डिंग पे नहीं ध्यान देना है, शुरू में पहले इनहेल एक्सेल को मेंटेन करना है। जब वो बैलेंस हो जाए तब हमको होल्डिंग पे देना। स्टार्टिंग में तो हमको जो भी कंफर्टेबल लगे हम उतनी देर रुक जाए, क्योंकि तो हम मैम मुझे
ऐसे ऐसे मुझे कम वाली प्रॉब्लम जैसे ज्यादा है, मैं प्राणायाम करती हूँ, उससे मतलब मुझे बहुत इफेक्ट मतलब मिला है। पर उसके बाद भी जैसे अभी मौसम चेंज है, ठंडक है, तो मुझे मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती करने में। आप तो कपालभाति फिर शुद्धि क्रिया किया करिए, कपालभाति से आपका बहुत अच्छा रहेगा मैनेज। खासकर हाँ। जब ये चेंज होता है ना मौसम, यस, हाँ मैम। उस समय आप शुद्धि क्रिया कपालभाति जरूर किया करिए, ठीक है। तो उससे मैनेज थैंक यू मैम। रहेगा। नीतू जी। मैम, हम जब कर रहे हैं ना सांस को, तो हम ओनली स्टमक में भरे या चेस्ट और स्टमक दोनों में भरे सांस? नहीं, जब तक प्राणायाम में स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता तब तक आपको यौगिक ब्रीदिंग करनी है। यौगिक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आपको तीनों ब्रीदिंग करनी है, एब्डोमिनल, थोरेसिक, क्लेविकुलर, ये तीनों करनी है। फिर कुछ चीजें होती है जैसे जब कपालभाति हम करते हैं, तो कपालभाति शुद्धि क्रिया में एक इंस्ट्रक्शन ही रहता है कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, मेन टारगेट है ना। लेकिन वहीं जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारी लंग्स ब्रीदिंग मेन टारगेट होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो हमको यौगिक ब्रीदिंग करनी है। तो मैम, यौगिक ब्रीथिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब यहाँ से सांस निकालते हैं तो ये मतलब पेट में से ही निकलती है। तो देखिए, आपको मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आपको अभी यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने में ही महीनों निकल जाएंगे, और बिना यौगिक ब्रीदिंग के प्राणायाम नहीं होता। वो जो हम ऐसे ऐसे कर लेते ना, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है बॉडी पे। तो मैम, यौगिक ब्रीथिंग की प्रैक्टिस दोनों नोस्ट्रल से करें या आपने जो 1 बाय 1 बताया उसी के हिसाब से करें? 1 बाय 1 से करिए पहले। जब आपके कंट्रोल आने लगे कि जब आप चाहें तभी आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो, जब आप चाहें तभी लंग्स ब्रीदिंग हो, कम से कम ये 2 ब्रीदिंग पे तो कम कंट्रोल हो जाए। क्लेविकुलर पे नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है अनीता जी। जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो काउंटिंग करते हैं वो किस रिदम में होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 या 1 2 आपको अपनी रिदम पकड़नी है, लेकिन वो रिदम दोनों में मेंटेन रखना। मान लीजिए आप फास्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपको एक्सेल में भी उतना ही करना है जो स्पीड आप इनहेल में करेंगे। कोशिश तो करना है कि 1 सेकंड में एक नंबर बोलें, लेकिन जो रिदम हम इसमें पकड़ते हैं वही हम एक्सेल में पकड़ें, है ना। फिर बाद में जब हमारा कंट्रोलिंग होने लगे तब फिर हम जाएंगे कि सेकंड के हिसाब से या टाइम के हिसाब से करें। स्टार्टिंग में यही करना है। और इसमें एक चीज ध्यान रखें कि ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि जब हम राइट हैंड बोलते हैं ना इस तरह से, तो जैसे ही राइट बैंड उठता है ना और इसको बंद करने बोलते हैं तो ये पोजीशन हो जाती है, दिख रही है, हल्की सी गर्दन तिरछी हो गई। ये मैक्सिमम लोग, एक ये मिस्टेक हो रही। दूसरी क्या होती है कि जैसे ही बोलते हैं कि राइट नॉस्ट्रिल बंद करो तो ये पोजीशन हो जाती है। ठीक है, मतलब या तो बैंड हो रही है या टर्न हो रही है। जी जी, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको अलाइंड रखना, क्योंकि अगर आप ये अलाइंड नहीं रखेंगे तो ऐसा हो गया ना कि जैसे हमने नल में एक ट्यूब लगाई और उसको मोड़ दिया, है ना। कई बार देखा वो मुड़ जाती तो पानी ही नहीं आता बाहर। तो वैसे ही फिर हमारी वो जो प्राण वायु हम जो करना चाह रहे हैं सारी जगह वो जाएगी नहीं, ट्यूब मुड़ी है। तो सबसे पहले इनका अलाइनमेंट देखिए आप, ये 180 डिग्री पर होना ही होना चाहिए। ज्यादातर लोग जब राइट हैंड को प्राणायाम के लिए लाते ना, ये देखिएगा, ये उंगली को देखिएगा, मैं रुकिए पिन करती हूँ 1 मिनट तो आप लोग को क्लियर दिखेगा। 1 सेकंड। अभी दिख रहा है क्लियर सभी को? थम्स अप करके बस बता दें। देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं ना कि राइट हैंड यूज करें, ये हमारे ऐसे होने चाहिए, तो हम खटाक से क्या करते हैं कि इस शोल्डर का मूवमेंट देखिए मेरी फिंगर से, ये दिख रहा है? यस यस यस। ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ, ये अच्छा। यहाँ से मूव होना चाहिए, यहाँ से नहीं। देखिए ये जो पोर्शन है ना, एक तो ऐसे मूव हो जाता है कि ये कर्व हो गया, हाँ एक ये यही है, हाथ आगे आगे, यस यस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी जी। तो हमारे 99.9% लोग जब प्राणायाम के लिए करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं। ये तो यहाँ से क्या हुआ, आपका ये प्रेशर यहाँ चेस्ट पर आया, चेस्ट क्लोज हो गया, यस यस। है ना। और तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि जब जैसे मान लीजिए आप 5 बार करना, 10 बार करना, तो टाइम तो लगेगा उसमें, तो ये हाथ ना ऐसे हैंग होते होते ना थक जाता है, इसमें दर्द होने लगता है।
उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि इसको ना ऐसे कर लेते हैं। ये हाथ जो है ज्यादातर देखिएगा इस तरह से रखा, ये मतलब चिन डाउन, यानी 3 यहाँ पर मिस अलाइनमेंट होते हैं जिनके लिए आपको अवेयर रहना है। ये डाउन नहीं होना है, ये आपका जो लोअर जा है ये फ्लोर के पैरेलल रहे, ये इस तरह से मूव नहीं होना है, या ये इस तरह से मूव नहीं होना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप दीवार के सहारे बैठें, अपने इस पॉइंट के जस्ट पीछे एक कुछ टेप या कुछ उसके नीचे पेपर रख के लगा लें कि वो पॉइंट आपको एहसास हो उसका, है ना, और उससे इसको टिका के रखें। तो ये जैसे ही आपका मान लीजिए आप सामने झुकेंगे तो ये लूज हो जाएगा, पॉइंट से टच हट जाएगा। आप यहाँ करेंगे तो यहाँ से, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। बहुत क्योंकि प्राणायाम क्या होता है, हमेशा ये बोला जाता है कि एक एक्सपर्ट के अंडर में ही करें, आप अपने आप नहीं करें, क्योंकि जो प्राणायाम है वो बहुत पावरफुल टेक्निक है ना। सांसें यदि गलत लेंगे तो सारा जीवन ही हमारा सांसों से चल रहा है। तो उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ना करें, प्रॉपर परफेक्ट करें। नहीं, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही क्यों नहीं मिल गए। करते तो हम बहुत समय से हैं, और मतलब ध्यान ये देते हैं, दूसरों का सही करवा लेते हैं, पर अपना भूल जाते हैं कि हम कहाँ गलत हो गए। हाँ, एक्चुअली खुद का हमको दिखता भी नहीं है ना, एक ये भी ड्रॉबैक होता है। हम ये अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे अब सॉरी कुसुम जी, आपको टारगेट कर रही हूँ, लेकिन कुसुम जी की आदत है कि वो ऐसे ही बैठती हैं स्लाइडली। आप उनको क्लास में भी देखो तो वो स्लाइडली ऐसा बेंड करके ही बैठेंगी। तो अब क्या होता है कि जब तक वो ऐसे बैठी हैं तब तक तो उनको कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे ही मैं उनको ऐसे कराऊंगी तो उनको थोड़ा अनईजी लगने लगे। जी, मुझे भी आज ना ये पीछे से दर्द हो रहा था, जब मैंने थोड़ा पीछे हाँ, तो वही चीज है। तो हमको योग का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है अलाइनमेंट, क्योंकि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो किसी भी चीज से आपको नहीं मिलता। आप एलोपैथी में जाएं, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं कि जो आपकी बॉडी को अलाइन कर सके, कोई सर्जरी ऐसी नहीं है। वो डैमेज कर सकती है, जैसे सर्वाइकल में बहुत अधिक प्रॉब्लम आ गया, वो सर्जरी करके उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट नहीं ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में अलाइनमेंट करने का कोई वो नहीं है, नेचुरोपैथी में कुछ भी नहीं है, केवल योग में है जो बॉडी अलाइन करता है। जिम, एरोबिक, जुम्बा, कुछ में भी आप जाइए, बॉडी अलाइनमेंट का कोई थेरेपी नहीं। और बॉडी मिसअलाइनमेंट से प्रॉब्लम क्या क्या हो रही हैं, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, नी प्रॉब्लम, साइटिका, ये एंकल प्रॉब्लम, ये जो मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे ज्यादातर, इनका कारण सिर्फ बॉडी मिसअलाइनमेंट है। तो यदि आप कोई भी मेडिसिन ना लें और अपनी बॉडी को अलाइंड कर लें तो आपका वो बीमारी ठीक हो सकता है। और इसीलिए आज जो योग थेरेपी इतनी अधिक फैल रही है उसका रीजन सिर्फ यही है, क्योंकि उससे हाँ टाइम जरूर लगता है, कि कोई मैजिक नहीं कि जैसे टैबलेट होती कि एक टैबलेट खा ली और आप में पेन चला गया या चेंज हो गया, वो नहीं होगा, आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। लेकिन वो जो बॉडी अलाइन करके ठीक करेगा वो दूसरी चीज कोई नहीं कर सकती। थैंक्स। वेलकम कुसुम जी। मैम, एक तो यही था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आप मुझे 2 बार बोल रहे थे कि आप, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। वो तो आपने अभी क्लियर कर ही दिया। दूसरी चीज ये है कि मतलब मेरे साथ हो रहा है ये कि मैं इनहेल कर रही हूँ ना, तो मेरी स्पाइन भी उठ रही है और चेस्ट भी अप होता है, और एक्सेल में वापस वो डाउन। तो ये चीज सही है या केवल स्टमक का ही नहीं, होगा? ये आपका चेस्ट मिसअलाइनमेंट है। आप क्या कर रही हैं, देखिए, आप मुझे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप ना जैसे ये चेस्ट है ना, तो आप हमेशा ऐसे बैठ रहे हैं, ये देखिए इन मसल्स को आप पूरा ऐसा क्रंच करके। हम पेल्विक को खींच के बैठेंगे तो फिर पेल्विक मेरी अभी भी स्ट्रेट है, होगा। देखिए पेल्विक मेरी अभी भी स्ट्रेट है, लेकिन ये चेस्ट डाउन है। ये मेरे जो कोर मसल्स है ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे, ये सारे ऐसे सिकुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि जब आप इनहेल करते हो तो ये ऐसा होता है, जबकि आपकी सही पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। ये जो कोर मसल्स हैं ये हमेशा एंगेज रहने चाहिए, लेकिन गर्ल्स में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि वो इनको इस तरह से क्रंच करके रखती है। हाँ मैम, वही वो जब तो ये कोर हम ओपन होने एक्टिवेट कर रहे हैं चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये चीज हो रही है, ये हाँ, चीज डाउन हो जाती है। वो पहले आपको आपके कोर ओपन अप करना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, वॉल से टिक के बैठो,
क्योंकि जब आप ये शोल्डर प्लेट वॉल से टच करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये पीछे जाते हैं, चेस्ट ओपन हो जाता है और ये क्रंचेस खुल जाते हैं। मैम तो आपको उस पर काम थोड़ा करना बहुत पड़ेगा। डाउट हो रहा है अभी भी इसमें। जब मैं चेस्ट को यूं स्ट्रेट करके शोल्डर रोल बैक करती हूँ ना, तो वो पीछे स्पाइन में कर्व आ जाता है, और जब यहाँ से कोर को टाइट करके बैठती हूँ तो वो चेस्ट झुक जाता ये है। एक्चुअली क्या है कि उसमें सिमेट्री नहीं हो पा रही है। बहुत लंबे समय से जब हम मिसअलाइन में रहते हैं ना, तो बॉडी उसी तरह से हैबिचुअल हो जाती है। तो ये धीरे धीरे जब आप रोज प्रैक्टिस जब हम ये करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे तो केवल हमारे स्टमक का ही होगा इन एंड आउट। स्टमक इन आउट होता है और जो चेस्ट होता है ये साइड में ऐसे एक्सपांड होता है, ऐसे नहीं होता है। और स्पाइन स्पाइन स्ट्रेट ही रहेगी जैसे स्पाइन है। स्ट्रेट रहेगी। हाँ, थैंक यू। ठीक है। मतलब फर्स्ट जो हमको स्टेप लेना रहता है, मैंने तो सीधे प्राणायाम से बताया है, लेकिन जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी को कराते हैं तो हम फर्स्ट उसकी ब्रीदिंग पर से काम कराते हैं। इवन कई बार यहाँ तक देखा है कि जब वो इनहेल करते हैं तो उनकी नेवल अंदर की तरफ जाती है, और जब वो एक्सेल करते हैं तो नेवल बाहर की तरफ आती है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखी है, और वो आज मान लीजिए 40-45 जो भी साल के, उनको पता ही नहीं कि वो उल्टी ब्रीदिंग कर रहे हैं, गलत ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट हम उनकी ब्रीदिंग ही ठीक कराते हैं, उसके बाद प्राणायाम पर आते हैं। क्योंकि जब तक आपकी ब्रीदिंग और आपका पोस्चर अलाइन नहीं होगा, तब तक प्राणायाम करने का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। क्योंकि वो जो एनर्जी है, जो प्राणवायु है, जिसको आप पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए ये कर रहे हैं, वो जब फ्लो ही नहीं जा रहा है, मतलब ये तो सिर्फ ऐसा हो गया कि हमने वो पंप, वाटर पंप चालू किया कि ऊपर टंकी फुल हो जाए, और उसके ट्यूब को ऐसा मोड़ के रख दिया। तो आप कितनी भी समय तक वो वाटर पंप को चालू करके रखें, उससे कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपर का टंकी भरेगा ही नहीं, बीच से ट्यूब मुड़ी हुई है ना। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले ब्रीदिंग पर काम करें, फिर नाड़ी शोधन पर आए, उनके दोनों तीनों स्टेप फॉलो करें, फिर अनुलोम विलोम पर आए। ये बहुत एक डेप्थ वाली चीज है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत नॉर्मल करने वाली नहीं है। और जितनी आप इसको डीपली और सही करेंगे टेक्निक के साथ, उतना क्या होगा कि आपका हार्ट और आपका जो ब्रेन है, ये कोहेरेंस रहेंगे। और जब ये एक सामंजस्य स्थिति में रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और इन दोनों में असामंजस्य हुआ, असामंजस्य कैसा, मन कुछ क्या वो होता है ना कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है वाली बात में, तो वो जब तक उनमें सामंजस्यता नहीं रहेगी, उनमें मेल नहीं रहेगा, तब तक आपकी ना बॉडी हेल्दी रह सकती, ना माइंड। तो ये जो कोहेरेंस बनाते हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही बनाते हैं। तो जितनी भी डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जितनी बीमारियां आप अपने चारों तरफ आज बहुत देख रहे हैं, इन सब का कारण ही है कि आप उनका ब्रेन और उनके हार्ट को कोहेरेंस में ना रहना, सामंजस्य ना रहना उनका। तो इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बट वो सही ढंग से कर। तो कोशिश करें कि जब आप शुरू करें तो कोई एक जो है बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर हो, बहुत अच्छा गाइड हो, उसके अंडर में करें, कुछ दिन सीख लें, फिर उसके बाद सेल्फ करें। छाया जी बोलो। मैम एक तो योगिक ब्रीथिंग को थोड़ा आप बता दीजिए, डिस्क्राइब करके कैसे लेनी है प्रॉपर, मतलब कि पेट को फुलाना, फिर चेस्ट को। योगिक ब्रीदिंग की तो हम फर्स्ट इसमें काफी चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट पूरा जो है उसका आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इनहेल करते समय सबसे पहले नेवल को अंदर बाहर की तरफ लाना है, फिर उसके बाद लंग्स को, और फिर बचे हुए अंदर, मतलब ये जो क्लेविकल रीजन होता है। एक्सेल जस्ट उसके अपोजिट करना है कि दोनों में मूवमेंट ना हो, के सिर्फ पहले क्लेविकल ब्रीदिंग करें, फिर थोरेसिक, और लास्ट में एब्डोमिनल। संगीता जी। दीदी ओम नमः। ओम नमः।
जैसे ये प्राणायाम करते तो पहले मतलब सबसे पहले किसी को भी कराएं, जैसे घर में कराएं या जैसे अपने आप धर्म के चलते, तो पहले उन्हें जैसे राइट नोस्ट्रल से ही प्रैक्टिस कराएं, राइट से लें, राइट से छोड़ें, फिर इसके बाद लेफ्ट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, क्या इस तरीके से मतलब? सबसे पहले आप उनकी ब्रीदिंग देखें वो सही है कि नहीं, जी फिर प्राणायाम करें। यदि उनकी ब्रीदिंग सही चल रही है, सही ढंग से है, तब फिर प्राणायाम कराएं, है ना। फिर उनके जिस स्टेप में हमने आज किया था ना कि पहले दोनों नॉस्ट्रिल से ही करते हैं, फिर एक एक से, फिर उस स्टेप वाइज कराएं उनको, जी। ठीक है। तो दीदी दीप्ति आपकी जी, क्या जैसे इसके अलावा प्राणायाम की स्पेशल क्लास रहती है क्या कुछ अलग से, जैसे पेड वाली? नहीं, एक्चुअली 9:30 से 10:30 की जो मेरी ग्रुप क्लास होती है उसमें सारी चीजें होती हैं, प्राणायाम भी उसमें रहता है सेशन। दीप्ति जी, दीदी उसमें मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम सारी चीजें इंक्लूड है। उसमें पावर योग है, उसमें पिलाटे है, उसमें बर्फी है, टबाटा है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं। जी दीप्ति। मैम मुझे ये पूछना है, स्वास्थ्य का आसन क्या होता है? स्वास्तिक आसन एक मेडिटेटिव आसन है ना, जिसको ध्यानात्मक पोस्चर बोलते हैं। तो उसमें जो पद्मासन हम लगाते हैं तो उसमें पैर के पंजे पूरे ऐसे ऊपर आ जाते हैं, है ना, दोनों ऐसे क्रॉस में। तो उसमें क्रॉस में नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा सा थाइस पर रहते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है पद्मासन और स्वास्तिक आसन में। खेलना जी, जय जिनेन्द्र मैम। जी ने मैं बोली थी ना, जब योगिक ब्रीथिंग करते हैं तो क्या हो रहा है कि थोरैसिक एब्डोमिनल उसमें ज्यादा हो रही है, तो क्लेविकुलर सबसे कम हो रही है, फिर उसके बाद इनहेल और एक्सेल दोनों में दोनों। और थोरैसिक ब्रीथिंग भी थोड़ी कम हो रही है और एब्डोमिनल ब्रीथिंग इसमें ज्यादा रही है, तो क्या रेशियो क्या होना है? इनका देखिए, वैसे तो रेशियो जो हम मानते हैं वो अगर ओम चेंटिंग के हिसाब से माने, ठीक है ना, तो 1/4 थोरेसिक, 1/4 थोरेसिक और क्लेविकुलर 1/4, और हाफ जो है वो एब्डोमिनल। मतलब एब्डोमिनल ही ज्यादा है ना? ये एक्सेल में, एक्सेल की ये पोजीशन बता रही हूँ। तो एक्सेल में एब्डोमिनल ज्यादा हो रही है। हाँ, एब्डोमिनल ज्यादा, जिसे हम ओम चेंटिंग करते हैं ना, तो अ को चेंट करते समय 1/4 हम अ चेंट करते हैं, 1/4 ऊ चेंट करते हैं, और फिर नेवल को अंदर ले जाते हुए हाफ टाइम तक म चेंट करते हैं। और क्लेविकुलर 1/4, 1/4 क्लेविकुलर, 1/4 थोरेसिक, और हाफ जो है वो एब्डोमिनल। हाँ, ये तो एक्सेल का हो गया। और इनहेल वाला? इनहेल में भी आपका एब्डोमिनल ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप देखिए एब्डोमिन नेवल को आप बहुत इजीली ज्यादा बाहर कर सकते हैं, है ना। तो इनहेल में भी लगभग यही रेशियो रहता है। हाँ, और नेचुरली तो यही हो रहा है। मैं सोची हाँ, पता नहीं इसका सिस्टम नहीं यही रहता है। नेचुरली तो यही हो रहा है कि एब्डोमिनल ही ज्यादा हो रही है। हाँ, जब मतलब हाफ 1/4 1/4 ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। कुसुम जी, आपका कोई और क्वेश्चन भी है? अच्छा, ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन आंसर मैम एक चीज और पूछनी थी कि आईडीआर में मेरे साथ जो लोग करते हैं तो वो लोग कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा है, मतलब कि फैट कम नहीं हो रहा है। 2 महीने हुए अभी ज्वाइन किए, तो मैम 2 महीने में होता है क्या, मतलब ज्यादा फर्क आता है क्या? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पहले तो उनकी एज क्या है ये देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब 50 में क्या होता है कि एक बॉडी का शेप बन जाता है ना। और जैसे हमारा ये पेल्विक ऐसा रहता है ना, तो पहले तो ये ऐसा होता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी ऊपर हो जाता है, नीचे सामने वाला हिस्सा नाभि के साइड वाला नीचे हो जाता है। फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इन सब में क्या होता है, ये ऐसा खुल जाता है। तो जब ये खुलता है ना, तो इस पोर्शन में फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो जब तक ये फैट को आप कितनी बार भी डिसॉल्व कर देंगे, बर्न कर देंगे, लेकिन जब तक ये पेल्विक को ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा। वो स्नैप बैक इफेक्ट मारेगा कि आपने मान लीजिए 2 महीने में बहुत मेहनत करके वो फैट बिल्कुल कर दिए, जैसे ही वो छोड़ेंगे वो फिर जमा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्पेस बन चुका है ना। तो मैम बॉडी अलाइनमेंट पहले ज्यादा
बॉडी अलाइनमेंट, ये पेल्विक को आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। पहले बॉडी दूसरी चीज क्या अलाइनमेंट। होती है कि जो ओबेसिटी या फैट डिपॉजिट होता है ये भी कई बार जेनेटिक होता है, कि उनके वो जीन्स में ही है कि वो मोटे। कई आप देखिए उनकी मदर, मान लीजिए उनकी और नानी है या बेटी है, वो सबके सब थोड़े से फैटी रहेंगे। तो कई बार ये उनके जीन्स में, डीएनए में होता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर डीएनए में है तो उसको मेडिटेशन के थ्रू उसको रिमूव करना पड़ेगा। उनकी डाइट स्टाइल देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं हम तो बहुत कम खाते हैं, मैं तो बस दोपहर में 1 रोटी खा लेती हूँ और शाम को कुछ खिचड़ी खा लेती हूँ। तो कम खाना भी मोटेपे के कारण होता है। मतलब बैलेंस शब्द इसीलिए हम यूज करते हैं डाइट में, कि अगर कम खा रहे हो तो भी वो जो है शरीर मोटा हो जाएगा। तो आपको वो सारी चीजें उनकी देखनी पड़ेंगी। फिर वो जो खा रहे हैं, मान लीजिए बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन किस समय ले रहे हैं, किस भाव के साथ ले रहे हैं, उनके यहाँ डाइट कौन बना रहा है, कुक कौन कर रहा है, वो जब खा रहे हैं तो वो किस पैटर्न में खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और मैम मेडिटेशन से कैसे फैट रिड्यूस होता है मैम? मेडिटेशन से आराम से होता है। उसके डीएनए लेवल पे काम करते हैं हम। उसमें कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें फिर डीएनए लेवल पे हम उनका, जब वो जेनेटिक होता है तब की बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं, जिनके में वो जेनेटिक होता है। थैंक यू। अनीता जी कुछ और पूछना आपको? जी, तो आपकी 9:30 बजे वाली क्लास है, उसके अलावा भी कोई क्लास है क्या? नहीं, ग्रुप में एक ही है। बाकी मैं बेसिकली योग थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरी 1-to-1 ही क्लासेस होती हैं, क्योंकि योग थेरेपी कभी भी ग्रुप में नहीं हो सकती है। जी। तो एक बार मैं एक ही व्यक्ति का सेशन लेती हूँ बस। तो वो पर्सनल सेशंस बहुत सारे रहते हैं, लेकिन चूंकि पर्सनल सेशन में कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे जैसे भी मैं चेलना जी से बोल रही थी ना कि वो किस भाव से, क्या उनके घर की परिस्थिति, तो वो उसमें कोई भी नहीं चाहता कि शेयर करें। तो हम भी पर्सनल इंडिविजुअल ही रहना चाहते हैं सभी। ले सकते हैं ना आपसे? बिल्कुल। तो ये सब पर्सनल लेवल पे रहता है ना। तो जितने भी थेरेपी सेशन होते हैं वो 1-to-1 होते हैं। ग्रुप एक ही है, 9:30 से 10:30। और जो इसमें फिर 9:30 से मैं सुबह फिर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते होंगे? नहीं, आप जल्दी कर लीजिए, 7-7:30 तक कर लीजिए, तो 2 घंटे हो जाते हैं 9:30। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कॉल कर लूँ क्या, पर्सनल के लिए? कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किस इसमें टाइम? 2 नंबर दिए हुए हैं आपके पास, जो मैसेज पहुंचा होगा ना, जी। तो दोनों में से आप किसी पे भी कर लीजिएगा। टाइम? दीदी उसका शाम फी के कितना है पर्सनल शाम लेवल के पे? समय। जी, पर्सनल लेवल पे जो योग थेरेपिस्ट, उसका फी वगैरह? 999 ओके। मंथली है, 999। और तो उसमें क्लासेस वीक इन अ वीक का कितना होता मतलब? मतलब 250 रुपए, अगर 1000 रुपए हम महीने बोल रहे हैं तो 4 वीक में डिवाइड कर दें तो 250 पर वीक। ओके, मतलब वंस अ वीक क्लास होगा? नहीं नहीं, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज होता वीक में। ओके, थैंक यू। दीदी वो मंथली का बता रही है मैम, ऐसे नहीं होता कि वो आप मतलब 1 वीक लोगे नहीं या नहीं, 2 मैं वीक। मंथली का ही, मतलब क्लास वो कितने मंथली डेज होता है, मैं इसमें कंफ्यूज थी। मतलब आप मोटे तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि 1000 रुपए महीने हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हर वीक क्लास होती है, यानी आपको 20 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपको सारी तरह की एक्सरसाइज, प्राणायाम, पिलाटे, पावर योगा, वेट के साथ वेट ट्रेनिंग, फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो इस तरह के मल्टीपल मिलते हैं। मतलब आपकी हो सकता है 1 महीने तक डिफरेंट एक्सरसाइज ही चले, है ना। और उसमें टाइमिंग? मेडिटेशन 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में। नहीं, जब पर्सनल चलेगी उसकी क्या फीस रहेगी? पर्सनल का तो फिर अपना रहता ना, कि जो मुझे और आपको सूट अच्छा करे, अच्छा। है ना। वो तो उस पर हो जाता है डिपेंड। उसको तो हम दोनों के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रुप है वो उसका फिक्स है, 9:30 से 10:30। मैम अनुलोम विलोम में एक बार प्लीज एक बार हाथ बता दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाथ किस तरह से रहेंगे ये जो अभी राइट, हाँ राइट। इसमें हाँ। मैं आपको ये भी बताना भूल गई हूँ कि अच्छा हुआ चेलना जी, थैंक यू, आपने मुझे एक बार याद दिला दिया। मैं एक बार पिन करती हूँ अपने आप को।
देखिए हम जो बात कर रहे थे ना कि जब हम ऐसा हाथ करते हैं प्राणायाम शुरू करने के लिए, तो इसमें 2-3 मिस्टेक करते हैं। या तो ये इस तरह से कर लेते हैं, या इस तरह से कर लेते हैं, या इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिस्टेक ना हो, इसके लिए क्या करें कि ये हाथ भी हमारा, मान लीजिए हमने नाड़ी शोधन किया, फिर अनुलोम विलोम किया, फिर एक आध और कर लिया, तो ये ऐसे हैंग होके दुखेगा ही हाथ, है ना। तो या तो हम इसको ऐसे सुकोड़ लेंगे कि सपोर्ट मिल जाए, तो चेस्ट क्लोज हो जाएगा। तो बेहतर होता है कि आप जहां बैठे हैं अपने गोद में पिलो रखें, आराम से, जैसे इस हाइट तक आपकी पिलो रख लें, चेस्ट की हाइट तक आप गोल पिलो, या मान लीजिए 2-3 सोने वाली कोई भी पिलो जो आपको हाइट जो मैनेज कर ले, है ना, वो पिलो रख लें। जैसे ये पिलो रखी हुई है, अभी आप ऐसा मान के चलिए इस हाइट तक, अब इस पे आप आराम से ऐसा हाथ रख लें, तो आप कितनी भी देर करते रहेंगे आपका यहां से दर्द नहीं होगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा, हाँ गुड चेलना जी, वेरी गुड। देखिए ये कंफर्टेबल फील हो रहा ना अब आपको, क्योंकि हम लंबे समय तक हैंग करते ना, तो आजकल सभी के कंधे जो है ना बोले हुए हैं, ऐसा कहना चाहिए है ना, तो ये दर्द करने लगते हैं। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, या तो अलाइनमेंट को बिगाड़ लेते हैं, या फिर प्राणायाम में जल्दबाजी कर देते हैं कि फटाफट कर लें। तो कोशिश करें कोई भी पिलो, या आप छोटा स्टूल भी रख सकते हैं, या आप जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ, है ना, और मेरे सामने ये टेबल है, तो मैं टेबल पे हाथ रख के भी कर सकती हूँ। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो टेबल कुर्सी पर भी बैठ के आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और टेबल पे अपनी इस तरह से, जैसे ये टेबल है आपके सामने, तो उस पे ये रेस्ट कर लीजिए और करते जाइए कितनी भी देर, तो वो आपके ऊपर है। तो इसको भी आप जरूर यूज करें। वंदना जी। मैडम नमस्ते दीदी। हाँ, मैडम दीदी नमस्ते। स्टेप एक बार बता दीजिए, क्या आंखें देखिए बंद करके जरा समझ में नहीं आया। ओ मतलब आपकी आंख से कान जुड़े हुए हैं क्या, इंद्रियों को अलग अलग कीजिए, डिफरेंट। मोस्टली ना ये दिक्कत होती है, एक हम आंख से इतना जुड़ जाते ना कि अगर हम आंख बंद करते तो हमको लगता है अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इंद्रियों को सेपरेट कीजिए। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करिए कि जैसे कुछ देर आंख बंद करिए और आसपास के जितने भी साउंड हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये डिटैचमेंट के लिए जरूरी है। जब हम आउटर वर्ल्ड से डिटैच करके अपने सेंस ऑर्गन को इनर साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब तक आप सेपरेट सेपरेट नहीं करोगे तो अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। फिर कुछ समय क्या करिए कि जैसे इस तरह से कान को पूरा बंद किया और आंखों से चारों तरफ देखने की, सोचने की। यदि मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोल रहा है, या कुछ नहीं तो टेलीविजन चला लीजिए, उसमें कोई न्यूज व्यूज लगा लीजिए, तो वो जो न्यूज रीडर है वो क्या बोल रहा है, तो इनको डिटैच कीजिए, है ना। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, सभी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो फर्स्ट तो हमको देखना है कि जिसको भी हम खुद या जिसको भी हम प्राणायाम करा रहे हैं उसकी ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप, हमको दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, रेशो आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, उनके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से ही एक्सहेल, फिर ऐसा ही राइट से करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे अभी बहुत ठंड हो रही है ना, और अगर इतनी ठंड में मान लीजिए कोई कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको हम राइट से ही शुरू करा देंगे ना, तो उसका कफ बढ़ जाएगा। तो मोस्टली जब बहुत तेज ठंड होती है तब हमको क्या करना है, राइट से शुरू करना है ना। फिर ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमको क्या करना है कि लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, और पांचवें स्टेप में अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्लियर वंदना जी? ओके, छाया जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम की क्लास बहुत बहुत अच्छी है। मैं भी 2-3 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। मैंने 1 महीने की क्लास ज्वाइन की थी और मुझे कम से कम 6 मंथ का फायदा मिला है 1 महीने में। कुछ व्यस्तता के कारण मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, नेक्स्ट मंथ से फिर से ज्वाइन करूंगी।
मुझे लगता है इनके चरण छू लूं, इनको क्या कर दूं। नहीं नहीं, बस इतनी अच्छी मैम मिली है ना हमको। सभी लोग क्लास ज्वाइन करें, आप लोग सब 2-3 महीने, अनीता दीदी को मैं जानती हूँ, बैच बंद से है काफी टाइम से, बट हमको लगा जब मैंने 1 महीने क्लास ज्वाइन करी, मैं हार्डली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, ऐसा लगा था कि बॉडी में एकदम इतने जल्दी जल्दी चेंजेस आए थे ना मेरी बॉडी के अंदर, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो सबको बताएं, सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि योग से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी। मेरा तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इससे, और 1 महीने थैंक में यू। जो मेरे को मिला है ना, वो मेरे को कहीं नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं फिर से ज्वाइन करूंगी, और सच में मैं सबकी जिंदगी बदल जाए किसी की भी, अगर मेरे कहने से सुनने से, तो बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच छाया जी, और आपका स्वागत है। बिल्कुल, हम लोग भी आपको मिस करते हैं, तो जरूर आइए आप। मैम मैं बस टाइमिंग थोड़ी सेट हो जाए, मैं फरवरी से फिर आ रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जब आपका ठीक हो जाए, स्वागत है आपका। रितु जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम मैं जो बोलना चाहती थी वो छाया दीदी काफी अच्छा डिटेल में बता गई। अभी वंदना दीदी ने अभी ये जो बात बोली दीदी कि आपने आंखें बंद की और आप समझ नहीं पाए, तो ये मतलब बहुत ही मतलब सभी के साथ ये चीजें हैं और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैम की क्लास में हम आंख बंद करके भी योगा करते हैं। कई बार मैम हमें आंख बंद करके योगा कराती है और हम खुद भी उस चीज को महसूस करते हैं कि जब हम अंदर से महसूस करते हैं ना चीजों को, तो वो बहुत हमारे बॉडी पर इफेक्ट करती हैं। हम सारा दिन बाहर देखते रहते हैं, बाहर की लाइफ को ही समझते हैं, अंदर हम अपने देखते ही नहीं। हम सिर्फ प्राणायाम में आंखें बंद नहीं करते, कई बार हम एक्सरसाइज में भी आंखें बंद करते हैं। और जैसे अभी छाया दीदी ने बताया कि योग से मैं बचपन से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो मैम ने हमारी जो बॉडी लैंग्वेज चेंज की है उससे इफेक्ट पता चल रहा है और हमारे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और चेला दीदी एक चीज अभी आपने पूछा था, सॉरी मैम मैं थोड़ा लंबा हो ले रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात चेला दीदी आपने अभी अपने किसी स्टूडेंट के लिए पूछा था कि उनका वेट कम नहीं हो रहा, तो ये चीज मेरे साथ भी आई है। मेरे कुछ मतलब स्टूडेंट ने ये चीज मेरे को भी बोली थी, तो मैंने उनका जैसे मैम जो पर्सनल लेती है थेरेपी, तो उसमें वो यही समझती है कि कहाँ कमी है। तो मैंने भी उनसे बात की, तो उनसे समझा कि वो कहती थी कि मैं खाना बहुत कम खाती हूँ। उनका जो खाने का टाइमिंग्स थे वो लंच से स्टार्ट हो रहे थे, वो सुबह कुछ भी नहीं खा रही थी और उनका वेट इतना ज्यादा है और अब वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि चलना फिरना मुश्किल है। तो मैंने उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है और अब वो बोलती हैं कि मुझे फर्क आ रहा है। मतलब वो योगा कर नहीं पा रही थी कुछ भी, अब थोड़ा थोड़ा सा करती हैं। तो ये तो है ही, छाया दीदी ने जो बोला कि मैम के साथ जुड़ के हमें जो चीज सीखने को मिली है। योगा हम सोचते हैं यूट्यूब से कर लिया हमने, योगा तो कर ही लिया, लेकिन अब वो चीज जो मैम की नजरों से हम पकड़े जाते हैं कि हमारा हल्का सा ये टिल्ट हो गया, हल्का सा हम बॉडी बैंड कर ली या कर्व आ गया, तो वो चीज मैम ही देख सकती हैं, वो हम लोग अपने आप नहीं समझ सकते। तो सिर्फ योगा चलिए, करना इसीलिए ही बहुत एक नहीं मिनट है। रितु जी, 1 मिनट के लिए बस ना, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसीलिए एक पूरा जो नेक्स्ट सैटरडे हम रखेंगे वो एक सेशन जैसा रखेंगे कि एक घंटे का सेशन में क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें पूरा एक सेशन रहेगा। जी रितु जी। मैम बस यही बोलना था, हो गया था मेरा। मैम यही मेन बात है कि हम योगा जो करते हैं ना उसको ठीक ढंग से करना। हम 4 एक्सरसाइज करें, 10 ना करें, 15 ना करें, 4 करें, लेकिन उसको बॉडी लैंग्वेज को समझ के करें, अपनी रिक्वायरमेंट को समझ के करें। ये नहीं है कि आप मैम से ही जुड़े, लेकिन कहीं भी करें तो इस चीज को समझ के करें कि हम गलत ना करें, इससे बेटर है कि ना करें। मैम बोलिए आप। तो अब काफी समय हो गया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी सभी के कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सेशन जिसमें एक कंप्लीट सेशन रहेगा, है ना। और नेक्स्ट सेशन भी हम कोशिश करेंगे संडे को ही लें। संडे मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा रिलैक्स रहते होंगे ना सभी। दीदी संडे में मॉर्निंग टाइम ले सकते क्या आप? बहुत मॉर्निंग तो नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि बहुत नहीं, सेशन 6 से 7 या 7:30 से 8 इस बीच, क्योंकि ये वाला नहीं, टाइम। उस समय तो नहीं मैं मैम, बिजी फ्राइडे सैटरडे ज्यादा सही रहता है, संडे तो फिर
छुट्टी क्योंकि मूड में रहते हैं ना, सही मूड काम में में। रहते हैं। मैम चलिए तो ठीक जी, संडे ठीक फ्राइडे रहने या दीजिए सैटरडे ना, यही ठीक रहता है। ठीक है, तो संडे। हम सैटरडे ही कर लेंगे। जब कोई कभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो संडे कर लेंगे, अदरवाइज या कई बार मैम के पास टाइम नहीं होता, कल मैम के पास टाइम नहीं था। एक्चुअली अभी क्या है ना कि जो लगातार कंपटीशन चल रहे हैं ना, अभी जैसे खेलो इंडिया चल रहा है, अब खेलो इंडिया का अभी कल मैं इसीलिए नहीं ले पाई क्योंकि संभाग खेलो इंडिया था। अब उज्जैन में स्टेट खेलो इंडिया है, तो वो उसमें मुझे जाना रहेगा। फिर नेशनल शुरू हो जाएंगे, फिर खेलो एमपी शुरू हो जाएंगे, फिर अस्मिता है, तो वो उसके कारण थोड़े से एंगेजमेंट्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो मैम एक रिक्वेस्ट खाली था कि बस सुबह आप कर देना, क्योंकि योग चीज ही करने की सुबह की, और आप जिस तरह से करवाते सुबह अगर मिल जाए ना ये चीज हमें सुबह सुबह। कोशिश करते हैं हम कि ये हाँ वाला सेशन जो है वो हम हाँ सुबह कर लें, तो हाँ हम मैम, लोग एक दिन पहले तो आपको फ्लोट कर देंगे टाइम और हाँ वो, है ना। मैम, अगर ठीक सुबह है, हो जाता तो उससे तो बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। इस वक्त ना चलिए। बहुत काम का भी टेंशन सभी को ही होता होगा, अभी नाश्ता एक सेशन जो हम योग वाला बोल रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग ले लें। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। चलिए मिलते हैं थैंक फिर। यू थैंक यू सो मच मैडम। मैम। वेलकम। जय थैंक यू मैम। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी मंथली बैच कब से शुरू हो रहा है? शुरू है मंथली बेच तो स्टार्ट है, चल ही रहा है लगातार। अच्छा कभी भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसमें ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फर्स्ट से ही लें, है ना। अच्छा अच्छा। तो कभी भी ले सकते हैं उसमें, और वो कंटिन्यूशन में चल ही रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।